नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूँ जिसका नाम धीरेंद्र एम डिमरी है। नाम और काम के बीच की जो यात्रा है और उस यात्रा को यहाँ तक कैसे लेकर आए, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार धीरेंद्र जी। धीरेंद्र जी, आप किस प्रोफेशन से संबंधित हैं? आपका जो काम है, जो पेशा है, वो किस पेशे से आप अपने आप को ताल्लुक़ मानते हैं? वैसे तो शुरुआत जो मेरी एडिटिंग से हुई थी, जो एक बीआर फिल्म से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। और हो गया हमारा 22 साल के आसपास हो गए हैं। और वक्त के हिसाब से जो एक बोल सकते हैं कि भाई किसी को घिसते 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 कोई एक निकल जाता है, तो 2015 के बाद मैंने एज एन डायरेक्टर शुरुआत कर ली। हाँ जी दोस्तों, इतने बरसों के एक्सपीरियंस को इतने साफ शब्दों में एक बार बोल देना नए प्रश्न को जन्म दे देता है। बात करते हैं, आपका नाम जो आप धीरेंद्र लिखते हो, इसका कुछ नाम का उपनाम या कुछ ऐसा कुछ संदर्भित कुछ अर्थ? हाँ, धीरेंद्र डिमरी जो है वो मुझे बाद में नाम दिया गया। पहले मेरा नाम धीरू था। धीरू। अच्छा, धीरू। धीरू। तो पिताजी ने कहा कि भाई अब आपका नाम धीरेंद्र डिमरी है। वाह। तो समझ में आया नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ, धीरेंद्र अच्छा नाम है। तो यही है। पिता का दिया हुआ नाम धीरू से धीरेंद्र और धीरेंद्र से एम डिमरी तक का जो सफ़र है, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, धीरेंद्र एम डिमरी क्यों है? जी जी। तो धीरेंद्र माहेश्वरी दत्त डिमरी, माहेश्वरी दत्त पिताजी का नाम है। और मेरा नाम धीरेंद्र। अच्छा, फादर साहब को बीच में आप ऐड करते हैं। हाँ। तो ये मेरे आप ही ऐड करते हैं इन जनरल? वैसे अमूमन कम्युनिटी में तो शायद नहीं। एक्चुअली महाराष्ट्र में क्या है कि अमूमन जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पिता का नाम ऐड होता है। तो मुझे वहीं से आइडिया मिला, मैंने कहा पिता का नाम मैं ऐड करूं और धीरेंद्र एम डिमरी मैंने रखा। बहुत सुंदर। देखिए, ये एक ऐसी परिकल्पना है जो किसी के बौद्धिक स्तर की जो एक अंदाज है उसको बयां कर सकती है, करती है। अन्य विषयों पर बात करते हैं। धीरेंद्र जी, इस क्षेत्र में आने की खास वजह अचानक आए, ऑल ऑफ सडन था, कोई घटना थी या कुछ मन में पहले से प्लान था? देखो, मैं तो हूँ एक छोटे से गांव से, कालेश्वर, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड से। अच्छा। तो होता क्या है कि जब आप एक गांव से हो तो आपको चमक धमक बहुत अच्छी लगती है। और इत्तेफाक से मेरे घर में ही मेरी जो माताजी हैं वो एज एन प्रोड्यूसर दूरदर्शन में रह चुकी हैं। अच्छा। और अभी भी उनके प्रोग्राम वगैरह कभी कभी आते हैं। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैंने कहा अब मुझे ये चीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं था स्टूडियो क्या होता है, फिल्म क्या होती है। और गांव से हम दिल्ली आए और दिल्ली आके जब स्टूडियो में देखा कि यार ये तो बड़ी चकाचौंध है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर वो एक बोलते हैं ना बीज, वो उत्पन्न हुआ। अच्छा। तो बता दें दोस्तों, मैं इनकी जब देख रहा हूँ तो मेरा मन करता है कि अगर ये ब्लैक कलर का कुछ स्पेक्स लगा लेते तो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी हीरो से कम नहीं होने का। ठीक है ना? और अभी अगर आसपास कहीं अवेलेबल हो तो शायद मैं तो चाहूँगा एक बार लगा के भी दिखाओगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं किसी हीरो से बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये पर्सनैलिटी जो है ना, सिर्फ एडिटिंग वाली तो नहीं है, कम से कम इसके पीछे की जो व्यक्तित्व के पीछे के जो एनालिसिस है वही करना हमारा काम रहता है और इसके माध्यम से आगे बढ़ाना। ये कोई शो बीज नहीं है कि लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, दिखाया जाए कि हम किसी को कोई कपड़ा या किसी को कोई चश्मा पहना के हम ये बताने की कोशिश करें। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं और यही आपको बताना चाहते हैं कि सामने वाले की जीवन के व्यक्तित्व में जो व्यक्ति और व्यक्तित्व के बीच की जो यात्रा है वो कितनी महीन है कि अगर वो चश्मा लगा ले तो वो व्यक्तित्व हो जाता है और चश्मा उतार ले तो व्यक्ति हो जाता है। ये आपका जो बात है ना, वो थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि हर एक को एनर्जी मिलती है इस चीज़ से। आप भी फिल्मी लगते पूरे हैं। और जो आपका
वेशभूषा जो जी जी, शेप है वो एक थैंक यू, बोल सकता हूँ कि फिल्म का एक लुक है आपके अंदर पूरा। थैंक यू सो मच। सो ये जो आप बोल रहे हो कि भाई आप चश्मा पहन लो या आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। फिल्में की वहाँ मेरा 20-22 साल से उठना बैठना और उनके बीच रह रह के आदत पड़ चुकी है कि यार अपने आप को अप टू डेट रखना जरूरी है। अप टू डेट रहेंगे तो आपका जो जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व होगा उसी तरीके से आपके थॉट्स आते हैं, बिल्कुल, उसी तरीके से आपके जीवन का पहनावा, आप वही काम करते हो जिस हिसाब से आपका व्यक्तित्व हो। जी जी, तो ये व्यक्तित्व को ठीक रखने की कोशिश कर रहा हूँ बस। परिवेश एक, हाँ हाँ परिवेश की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उसको हम जनरली हम सुनते हैं, जैसा देश वैसा बेस, हाँ हाँ, जैसे पियो पानी वैसे हो वानी। यस। तो दोस्तों, धीरेन्द्र जी के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली है। कुछ ऐसे विषयों पर भी बात करते हैं। आपका स्तुति प्रोडक्शन है, मैंने सुना है। हाँ, स्तुति प्रोडक्शन। तो स्तुति तो बड़ा पवित्र सा नाम है, ये स्तुति नाम कहाँ से मिला आपको? ये मुझे उत्तराखंड से ही एक इंस्पिरेशन, देवभूमि है उत्तराखंड तो? हाँ, देवभूमि उत्तराखंड की है। तो स्तुति किसी चीज की भी हो सकती है। निश्चित है। और मैं कला की स्तुति करता हूँ, तो मैंने क्या बात है, स्तुति प्रोडक्शन रख दिया। तो ये भगवान का भी होगा, कॉमर्शियल भी है, और सभी चीज़ों की स्तुति हो रही है। क्योंकि एक फिल्म बनाना या एक सीरीज बनाना, आप पूरा डिवोटी जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं बना सकते एक अच्छी चीज़। बिल्कुल। तो स्तुति ही है ये, इसलिए मैंने नाम रखा स्तुति प्रोडक्शन। और जो लोगो वगैरह शायद आपने देखा नहीं, लोगो भी कुछ डिवोटी है उसमें, स्पिरिचुअल है। दोस्तों, स्तुति प्रोडक्शन नाम लिखना और उसको आत्मसात करके उस पर काम करना अलग अलग काम है, अलग अलग कार्य हैं। इसमें कौन कौन से प्रोडक्शंस आपने किए, कौन कौन सी रचनाएं आपने डेवलप करी, किन किन विषयों पर आप लोगों ने काम किया, कुछ बताएंगे? स्तुति प्रोडक्शन में पहले तो मैंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट बनाए, ऐड बनाए हैं काफ़ी। और अभी रिसेंटली जो फिल्म रिलीज़ हुई है ज़हन, G5 पे रिलीज़ हुई है, वो अभी पहला प्रोडक्शन वो निकला है। बाकी मेरी उसमें 2 फिल्में और हैं, एक धूल है और एक और बन रही है जो अभी नाम रिवील करूँगा। बड़े आर्टिस्ट के साथ, अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें। सो अपकमिंग जो प्लान्स हैं वो तो इस प्रोडक्शन हाउस में वही हैं, 2 फिल्में हैं। जो बाकी और प्रोडक्शन हाउस के और प्रोड्यूसर्स के हैं, आप पूछेंगे तो बता देंगे। स्पिरिचुअल कुछ आपने सेगमेंट्स को डेवलप किया है, उनके क्या नाम रहे? स्पिरिचुअल में देखो, मैंने बद्रीनाथ के ऊपर काफ़ी बनाया है, हरिद्वार के ऊपर, मतलब अपने उत्तराखंड का जो स्पिरिचुअल एक और है, हाँ, वो उसी के ऊपर बनाया। मैं कॉमर्शियल फिल्में ज़्यादातर करता हूँ और बाकी स्पिरिचुअल आगे बनाने की सोच रहा हूँ। अभी कुछ आपके उस पे फेसबुक पे, उस पे आपकी प्रोफाइल में कहीं मैं देख रहा था, कुछ स्पिरिचुअल से कुछ 3-4 कॉलम थे, वो कौन कौन से नाम थे? वो महादेव सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा कुछ आप लोगों ने बनाया था? वो मैंने एज एन एडिटर किए थे। ओके। हाँ, वो विष्णु पुराण है, ओके, रामायण है, अच्छा, स्मृति ईरानी और नीतीश भारद्वाज की रामायण जो थी, जी जी, और एक था शिव पुराण था, अच्छा, और एक मतलब माइथोलॉजिकल ये सीरीज है मेरे। बाकी कॉमर्शियल है और सोशल है। बागवान में भी कुछ आपका उस रहा है? बागवान, हाँ, एसोसिएट किया था मैंने, वो मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, बागवान जो हिंदी फिल्म है। बाकी मराठी पिक्चर किया था मैंने। तो मराठी पिक्चर में एक थी, पहली फिल्म थी एक वीरा आई उदो उदो, अच्छा, वो देवी का फिल्म है, वो भी बहुत सुंदर। और फिर दूसरी फिल्म थी कुंकू झाले बैरी, और तीसरी फिल्म थी आई शपथ। तो शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। हम समझ पा रहे हैं, तो भावी तो है। हाँ, तो फिल्में तो मराठी फिल्में काफ़ी की। उसके बाद सीरीज किए मैंने, काफ़ी सीरियल किए। सो बस चल रहा है। धीरू बोलूं या धीरेन्द्र बोलूं, ये तो दोनों बड़े सार गर्भित से नाम हो गए। हाँ। धीरेन्द्र जी,
साउथ के अंदर और बॉम्बे में एक चीज़ बड़ी देखने को आती है कि बॉम्बे इंडस्ट्री में तो चलो ग्लैमर है ही है, और फिर उसके बाद हॉलीवुड और वो सब बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन साउथ की फिल्मों की अगर हम बात करें तो बहुत उसके अंदर एक अलग सा उसके अंदर एक स्टाइल है, एक अलग सा उसके अंदर एक जज्बात हैं, विषयों को लेकर बड़ी बड़ी गहराई रहती है उन पर। वो अगर कोई स्टाइल भी कर रहे हैं तो बड़ी गहरे स्टाइल से बात कर रहे हैं, बड़ा अलग सा उनका स्टाइल होता है। इवन तो स्टोरी लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो भी बड़ा बेस्ड होता है उनका। कई बार बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस भी दिख जाती है, लेकिन अमूमन देखा जाता है तो बहुत जेन्युइन सा उनका वो रहता है। ये उनकी क्या विद्वता है, या वो उनका एक आइडियोलॉजी है, या वो इन्वायरमेंट का प्रवेश है उसको। अब मैं दूसरे शब्दों में अगर देखो तो जैसे अगर स्पिरिचुअलिज्म की अगर बात करें तो नॉर्थ में इतनी फिल्में नहीं जितनी साउथ में बनी है स्पिरिचुअल्स के ऊपर, उस विषय को, अध्यात्म के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। आपको एक बात मैं ज़रूर बोल देता हूँ, जो लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि फिल्में हमारे जो इमोशन होता है फिल्म में, जी, तो हम क्या करते हैं कि जब भी बॉलीवुड वाला हम फिल्म बनाते हैं ना, तो वो इमोशन पहले था, आज से 20-30 साल पहले इमोशन थे हमारी फिल्मों में जी। वो इमोशंस खत्म हो गए। फिल्में केवल अब टेक्निकल रह चुकी हैं, इमोशंस हमारे खत्म हो चुके हैं। साउथ की फिल्म में जाओ, टेक्निकल के साथ, हाँ नहीं, टेक्निकल के साथ साथ इमोशन है उसमें। आपको जब तक किसी फिल्म को देख के रोना ना आए, क्या बात है, तीन चार चीजें हैं ना प्लीज। हमारी आंख, हमारा कान, अगर हमारे कान को सुनाई सही से दे रहा है, जो हमारे इमोशंस को टच करे, जी, और हमारी आंख को विजुअल सही दिख रहा है, तो दोनों का तालमेल जो है इमोशन से ही बनता है। आप कितनी बड़ी फिल्म ले लो, कितना बड़ा कुछ भी स्क्रिप्ट ले लो, कुछ भी ले लो, जी। अगर उसमें इमोशन नहीं है तो फिल्म जीरो है। मतलब वो आपके व्यक्तित्व में इमोशंस पैदा नहीं कर रहे, झंझनाट पैदा नहीं कर रहा है, उसको हिला तो नहीं रहा है। वो फिल्म नहीं है। हाँ, वो फिल्म नहीं है, वो एक टेक्निकल जोड़ा हुआ एक ताना बाना है, मतलब एक तरीके से बॉलीवुड का जो भी फिल्में अभी तक फ्लॉप हुई है, जो नहीं चल रही हैं, वो यही है कि उनमें इमोशंस नहीं है, आधार नहीं, कुछ इमोशंस नहीं है। तो ये ड्रॉबैक है बॉलीवुड का, और जो साउथ की फिल्मों का चलने का कारण इमोशन है, इमोशंस है। आप कितनी बड़ी भी फिल्म ले लो, कितना बड़ा भी कोई सीन हो रहा होगा सॉरी, तो आपका इमोशन जरूर रहेगा उसमें। जी। जो इमोशन है, हम कहीं बात करते हैं, हम बेटी बेटा, माँ पिता, हमारे जो रिश्ते हैं वो उस इमोशन के अंदर होते हैं, तो हमारी फिल्में चलती हैं। आप इमोशन से बाहर जाओगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। दोस्तों, बड़ी गहरी और बड़ी सोच और समझ की बात बोली है कि अगर आपके उस चलचित्र से अगर आपकी भावना उद्वेलित नहीं हुई है तो आप ये समझ लिए कि आप बिजली के तारों के झंझनाट में कुछ ऐसे लोगों से उस क्रिया प्रक्रिया को देख सुन के आ गए हैं जो कहीं ना कहीं मशीनरी तो हो सकती है, भावनात्मक नहीं है। मतलब कहने का भाव ये है धीरेन्द्र जी का कि अगर आपके व्यक्तित्व को अगर झंझोड़ देने वाली कहानी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, या विषय वस्तु नहीं है, तो उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर मैं समझता हूँ कि वो आप अपना टाइम किन कारणों से वहाँ लगा रहे हो, वो सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं। भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं, कुछ विशेष? अभी भविष्य को लेकर प्लानिंग जो चल रही है, वो एक तो अब फिल्म के जो है रिवील तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन कोई दिक्कत ये है कि हम बड़ी फिल्में हैं, अच्छे कलाकार हैं, और जल्दी लोगों को पता चलेगा कि नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। आपने स्तुति प्रोडक्शन नाम रखा, तो आपका जो स्पिरिचुअलिज्म को लेकर क्या कहना है? क्या है इंडिया का या ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर ब्रह्मांड, किस लेवल पे हम सोच पाते हैं इन विषयों को लेकर? क्या है स्तुति? अगर करी जाए तो बड़ी सुंदर सी परिकल्पना है स्तुति, कि भाई आप व्यक्ति की भी कर सकते हो, स्थान की भी कर सकते हो, ज्ञान की भी कर सकते हो, गुण की भी कर सकते हो। स्तुति बहुत सारी हो सकती हैं। तो आप स्तुति कला की करते हैं, तो इस कला को भाव में तक लाना यही आपका काम है, शायद मैं ऐसा मान पा रहा हूँ। तो स्तुति प्रोडक्शन को लेकर आप जब काम करते हैं तो आइडियोलॉजी बदलती रहती है या कुछ फिक्स भी है?
जिसको सिद्धांत बोलते हैं हम? देखो, कहानी के हिसाब से हम हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। अब मैं कौन सी कहानी बना रहा हूँ, मेरी 3 फिल्में हैं जो रेडी हैं। एक है कॉमन मैन जिसमें राजकुमार राव है, एक है वाइब्रेंट कश्मीर जो शूट उसका चल रहा है, और एक है धूल। तो तीनों की कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो तीनों का जो एक इमोशन है स्पिरिचुअल हर एक में होता है, टच है उसमें। टच होता है। अब किसान के ऊपर है तो किसान वाला एक पूरा कहानी रहेगी। हमारा जो सोशल इश्यू के ऊपर है कॉमन मैन, वो शहर के हमारा पानी, बिजली और जो हम शहर में जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग है। तो स्तुति तो हम काम का ही करते हैं, बाकी जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स के हिसाब से हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। और हम एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए हमारे अंदर इमोशन अलग अलग होते हैं। स्तुति तो हम हर समय करते हैं कि भाई काम ही हमारा स्तुति। आप और हम बैठे हैं कुछ बोल रहे हैं तो ये भी स्तुति है एक तरीके से। तो स्तुति प्रोडक्शन, इसलिए इसका नाम रखा गया। दोस्तों, मैं यही सुनना चाह रहा था धीरेन्द्र जी से कि स्तुति का मतलब किसी की आराधना करना, किसी के बारे में ध्यान करना। और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में आपको मैं दिलाना चाहूँगा जानकारी कि ध्यान एक अवस्था है। वो किसी भी समय, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में आप रहकर, उसमें होकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाम रखने से भी बहुत कुछ हो सकता है, काम करने से भी बहुत कुछ हो सकता है, और ध्यान करने से भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कोशिश ये कीजिएगा कि जब जब जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति आए उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिएगा। और जब आप कोई चीज़ ध्यान से करते हैं तो वही स्तुति में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। अभी जब एक युवा के तौर पर मैं आपको देख पाता हूँ या देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी समय का एक बहुत लंबा पड़ाव बाकी है। हाँ जी। तो परिस्थितियाँ भी आती हैं जीवन में आदमी के, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा असहाय कब महसूस कर सकते हो? देखिए, क्या है कि जीवन में धूप और छांव है जीवन। कोई फिल्म मेरी अच्छी चल गई या फिल्म आ रही है तो खुशी है, बन रही है खुशी है, नहीं है तो दुख है। ये तो एक दूसरे को देख के जीवन का धूप छांव की परछाई चलते रहती है। मेरे हिसाब से संतुलित रहना ही जीवन में सबसे मुख्य है। संतुलित आप अगर नहीं हो तो आप बड़े काम नहीं कर सकते हो। आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको कष्ट तो सहने पड़ेंगे। कष्ट इस तरीके के कष्ट हैं कि भाई वो सांसारिक कष्ट हैं, आध्यात्मिक कष्ट कभी आपको नहीं मिलता है। अगर आप शांत हो, अपने काम के प्रति आप लगन से काम कर रहे हो जी, आप कहीं भी कष्ट नहीं पा सकते हो। हाँ, ये है कि धूप और छांव जिंदगी है, ये वो तो चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, चीज़ें बड़ी सारगर्भित तब हो जाती है जब अनुभव सिद्ध हो जाए। धीरेन्द्र जी का एक निजी अनुभव है कि आप संतुलन बनाए रखने अपने जीवन में, और स्तुति के रूप में परिकल्पनाओं को अपने साथ आत्मसात करके रखें। जीवन के उतार चढ़ाव में जब संतुलन बना रहे और आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो ध्यान की अवस्था में आ जाए तो स्तुति हो जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत सारी बातों की चर्चा पर चर्चा करें तो समय की बाध्यताएं हैं, समय का एक सीमाएं हैं। एक लास्ट नोट लिस्ट, क्योंकि प्रक्रिया चलती रहती हैं, उन विषयों पे एक बात और करेंगे। यूनिवर्सल कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में जी। स्मृति, स्तुति, ध्यान, आराधनाएं, ये सब की अपनी अपनी विषय की लौकिक और परलौकिक और परिस्थितिवश है। भाई आज हम बात करें तो जो आप जिनको आप ध्यान करते हो शायद मैं ना करता हूँगा, हम जिनको ध्यान करते हैं तो सामने वाला ना करता होगा, तो वो तो परिस्थितियाँ चेंज होती है। तो यूनिवर्सल जब हम बात करते हैं कुछ विषयों की, तो कुछ यूनिवर्सल विषयों में कुछ 5 एलिमेंट नाम के कुछ आपने नाम सुने हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। भय का भूमि, गय का गगन, वय का वायु, आका का नील का नीर, पंच तत्वों का शरीर, एक आत्मा पे परमात्मा। उसी में ये सब देवी देवता, उन्हीं की स्तुतियाँ हैं, ये सब उसमें शामिल है। क्योंकि इनलाइटमेंट रिसर्च फाउंडेशन इन्हीं विषयों को और विशेष तौर पर काम करता है, इनलाइटमेंट और इन्वायरमेंट पे। आपको क्या लगता है कि एक इनलाइटन पर्सनैलिटी की क्या क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, या एक इनलाइटन पर्सनैलिटी के क्या गुण होने चाहिए? मेरे हिसाब से
लाइफ में कभी रुको मत। पर्सनैलिटी तो आपकी बनती और बिगड़ती है। आध्यात्म और पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। आध्यात्म अलग चीज़ है, पर्सनैलिटी अलग चीज़ है। संसार बिल्कुल अलग है और आध्यात्म बिल्कुल अलग है। हम जो काम करते हैं, हमारा काम बिल्कुल अलग होता है। हम जब कॉमर्शियल काम करते हैं तो हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लेकर चलते हैं जी। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम केवल तब हम अध्यात्म के बारे में सोच सकते हैं। तो अध्यात्म को जोड़ के नहीं चल सकते। अध्यात्म सिर्फ आपके लिए है। अध्यात्म सबका अपना अपना अध्यात्म है। हर एक धर्म है, हर एक इस प्रकृति में 800 करोड़ लोग हैं। तो 800 करोड़ लोगों को एक धर्म या एक अध्यात्म से जोड़ के नहीं देख सकते हैं जी। हर एक का अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी सोच है, विचारधाराएं हैं। तो कॉमर्शियल एक हो सकता है, हमारी फिल्में एक हो सकती हैं, हमारा मनोरंजन एक हो सकता है, लेकिन अध्यात्म एक नहीं हो सकता। हर एक का अलग अलग है, सोच अलग है। कोई विचलित है, कोई रास्ते में है, कोई अध्यात्म से परिपूर्ण है, कोई खुश है। तो हर एक का एक बोलते हैं ओरा जी। हर एक का ओरा अलग है और वही अध्यात्म है कि हम कितने संतुष्ट हैं अपने जीवन से, वही अध्यात्म है। दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं धीरेन्द्र जी के साथ करना चाहूँगा और उससे आपको एनलाइटमेंट मिल जाए, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ और ऐसा अनुभव भी महसूस करता हूँ। धीरेन्द्र जी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आप बहुत अच्छी व्यक्तित्व कदकाठी के स्वामी हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, और आप एक चश्मा अगर आप उस पर लगा लें तो मैं फिर उसके माध्यम से कोई चीज़ कहना चाहूँगा। एक बार आपके पास अगर आप चश्मा आप कैरी कर रहे हैं, लगा देते हैं। फिल्में बनाने वाले हम चश्मा ही लगाएंगे। हाँ बोलिए। दोस्तों, अब आप ये पूछेंगे कि इस दौरान ये चश्मा लगाने वाली जो एक भाव आए तो वो क्यों आए। अभी अध्यात्म की चर्चा हुई, विषयों की चर्चा हुई, तो अध्यात्म को लेकर पर्सनालिटी के एनालिसिस की अगर हम बात करें, क्योंकि हम व्यक्ति से व्यक्तित्व के बीच की जो परिकल्पनाएं हैं उसको एनालिसिस करके एसेट और लायबिलिटी, आर यू मतलब बीइंग ए पर्सनालिटी, आर यू एसेट लायबिलिटी, इस तरह के विषयों को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक हीरो में और हमारे धीरेन्द्र जी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूँ अगर इनको कोई बढ़िया एक अच्छा रोल मिले तो उसको भी ये आत्मसात करके पब्लिक में ले आएंगे, तो कल के ये भी एक सेलिब्रिटी, स्टार सेलिब्रिटी हो सकते हैं। ये तो इनका भौतिक जगत है। और अगर अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म भौतिक के ऊपर कोई अच्छा सा कोई टैग या कोई श्लोक या कोई ऐसा कोई आपका मनपसंद कोई गाना या कोई भी ऐसी चीज़ अध्यात्म को भौतिक को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, कुछ भी ऐसा वाक्य है? मैं तो जो चीज़ रिलीज होगी उसी के बारे में बात करूंगा। मेरी जो पुराना कोई एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी कोई घटना जिसने आपको उस बॉलीवुड के साथ जोड़े रखा? बस मुंबई नगर है, बस उसने जोड़ के रखा हुआ। और फिल्म जो है, फिल्म बीआर प्रोडक्शन जैसे फिल्मों के आपको एक बात बता दूं, ग्रुपों के साथ अगर आप जुड़े जो आध्यात्म वैसी बात कर रहे हैं, किसने जोड़ के रखा है? तो मैं जब सीरियल करता था, मेरी शुरुआत तो एज एन एडिटर ही हुई है फिल्म। तो मैं करता था विष्णु पुराण जी, विष्णु पुराण करता था। तो रात को मैं भाई एडिटिंग तो सबको ही, जो एडिटर्स होंगे उनको पता ही होता है। रात को मैं बैठता था और एडिट करता था सीरियल। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान ने केवल क्या ये सीरियल बनाने के लिए भेजा है, ये सीरियल बनाने के लिए स्पेशली मुझे भेजा है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वर्गलोक में ये एक चीज़ बना रहा हूँ। और मैं हाथ जोड़ता था जब भी शुरुआत होती थी, और जब पूरा करता था तो हाथ जोड़ के निकलता था। तो एक उस चीज़ से मैं जुड़ गया था। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत है जिसने मुझे एक सपोर्ट किया। आज जो भी हूँ मैं, वो भगवान विष्णु की आशीर्वाद है। और बद्री विशाल जो मतलब जिसके जहाँ से हम हैं, बद्री नारायण से, तो बद्री नारायण का जो एक आशीर्वाद है, उसी का काम मैंने शुरुआत किया था। पहला काम बद्री विशाल का ही शुरू किया था, विष्णु पुराण का। उसके सारे अवतारों को एक तरीके से अपने हाथों से बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि
मेरी एक अच्छी शुरुआत हुई और वहीं से वही मेरा कनेक्शन है मेरा बस। एक बार आप इस स्पेक्ट्स को हटाएंगे तो मैं एक बात और चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जब इन्होंने ये स्पेक्ट्स लगा रखे थे, गोगल्स लगा रखे थे, तो मैं इनको बड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। विश्वास मानिएगा, इनलाइटमेंट का विषय है, ध्यान का विषय है। मैंने विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। धन्यवाद। आपने एक कैरेक्टर भी महादेव देखा होगा फिल्मों में, और जब आप उस कैरेक्टर को देखोगे, व्यक्तिगत तौर पे देखोगे, अगर वो और कोई कैरेक्टर ना करे, कोई फिल्म में या बहुत सारी चीज़ों में ना पड़े, तो उस व्यक्ति ने उस कैरेक्टर को इतना आत्मसात किया है ना, जिसमें शायद कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के संस्कार भी हैं, जो ऐसा हमने उनको सुना है। और ऐसा है वो, जैसे महादेव साक्षात महादेव है, तो लोगों की आस्था का केंद्र बन गए वो, जहाँ कहीं भी वो खड़े हुए। रामचंद्र जी जब रामायण में, जब उन्होंने, गोविल साहब ने जब वो करेक्टर किया, तो लोग दूर से उनको आत्मसात होकर नतमस्तक हो गए। तीसरा करेक्टर आपके सामने है भविष्य का। मैं आपको आज ये भविष्य का कहानी करके जा रहा हूँ कि आप जो भी आप काम करें, उसके साथ साथ विष्णु जी के किसी करेक्टर को, जो एक कृष्ण की एक मुरली आती थी पुराने टाइम में, तो वो बांसुरी बजाते हुए देखते हो, छोटे छोटे कट्स आते हैं, तो वो श्लोक बोलते हैं। हाँ। तो उसका करेक्टर बदला हुआ था, बीच में करेक्टर बदल दिया, लेकिन वो जो एक्चुअल था वो मार्वलस था, जो पहले वाला था। ऐसा ही एक करेक्टर वो आपके अंदर है। मेरा आपसे एक आम जनता की तरफ से, या एक पब्लिक डोमेन की तरफ से, या यूनिवर्स की तरफ से एक अपील है कि आप अपने करेक्टर को, जो आपके अंदर एक एक्टर जो छिपा हुआ है, या आपका जो अभिनय नहीं है, जो शायद कहीं ना कहीं नेचर ने आपको जिस रोल के लिए आपको भेजा है, ये तो आपको सरसरी तौर पर एक नज़र दिलवानी थी, नज़र मार ली हो आपने सारी चीज़। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि भविष्य में आप कृष्ण के किसी भी रूप को, विष्णु के किसी भी रूप को अगर आप करेक्टराइज कर देंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया बहुत बड़े लेवल पे लैटेंट होगी। आपके किसी शब्द से, आपके किसी भाव से, आपके किसी क्या नाम है, दृश्य से, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से भी आप उसको, आपकी हो सकता है मुस्कान से हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बड़ी गहरी विषय है, यही ध्यान है। अब मैं इस टाइम बैठा तो ध्यान की अवस्था में हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे उन देवी, उन देवताओं, उस संस्कार, उस परिवार को नमन करने में कभी कोई अतिशोक्ति नहीं लगती है कि जिन्होंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया। मैं जब अक्सर इंटरव्यू करता हूँ तो कई बार भावुक हो जाता हूँ, और कई बार बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन हो जाता है अंदर से। बड़ा लगता है इस व्यक्ति को क्या बना दूँ रातों रात। तो आपको मैं बनाने तो नहीं आया था, ना मैं बनने आया था, लेकिन जैसे आपके साथ इंटरव्यू किया, मेरे को एक चीज़ क्लियर होगी कि आपका जो भविष्य है वो एक एक्टर का है। और वो बहुत ऐसा कोई ग्लैमरस एक्टर नहीं कि उसके आगे पीछे लड़कियां घूम रही हैं, या बहुत ज़्यादा ताम झाम है, बहुत ज़्यादा गाड़ी, या चश्मे चुश्मे, वो सब, वो भी एक चीज़, वो भी एक जीवन है, वो भौतिक है। लेकिन अगर आप यही कैरेक्टर अगर रिवर्स करके अध्यात्म की तरफ ले आओ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोलता, भविष्य में लोग आपके घर, अपने घरों में आपकी मूर्ति लेके बैठे होंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, बद्री विशाल का आशीर्वाद है सबके ऊपर। तो अब वो भविष्य के गर्त में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो भविष्य उससे विधाता से ऊपर कुछ नहीं है। तो बस अगर वो कोई आपको अभिनय देगा तो करेंगे आप? देखो, मैं उस परिस्थिति में हूँ कि भाई मैं स्वयं के लिए कुछ कर सकता हूँ। सो वो ऊपर वाला है। और स्वयं जब तक मैं अभी 22-23 साल के इस सफ़र में, मुझे ये लगता है कि अगर हमारी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो होके रहती है। बस आपके लगन नहीं छूटनी चाहिए। विचलित होते हैं, वही बोले धूप छाँव वाली बात, विचलित आप होते रहते हो। कभी आपका बहुत अच्छा होता है, कभी नहीं होता है जी। तो लाइफ में आप बस आगे बढ़ते रहो, क्या होने वाला उसको छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। दोस्तों, ये विषय थोड़ा सा गहरा हो गया था, इस विषय को समराइज करने का प्रयास करते हैं। मैंने चश्मा जान के लगा के देखना चाहा, लेकिन जब मैंने चश्मा लगाने के बाद ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, सामने वाली जो शख्सियत है वो टोटल स्पिरिचुअल है। धन्यवाद। और स्पिरिचुअल होने के बाद उसके अंदर से कोई एक ऐसा अभिनय के माध्यम से कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसा अनुभव आप लोगों के बीच बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ऐसी परिकल्पना भी करता हूँ, और ऐसा मेरा संकल्प मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब मैंने जिस विषय के लिए, जिस व्यक्ति के लिए बोल दिया, वो ब्रह्मांड में भगवान ने सुना है उसको। धन्यवाद। बहुत बहुत
बस ये है मैं कि जब सेकंड टाइम जब आपका इंटरव्यू करूं तो वो उस दिव्य भाव में करूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और इन शुभकामनाओं के साथ आज आपसे अलविदा लेता हूं कि आप जल्द ही उस कैरेक्टर के साथ, उस अभिनय के साथ अपने आप को प्रदर्शित करके समाज में, देश में, ब्रह्मांड में अपनी जो आपके अंदर का आत्मसात करने वाला जो गुण है और विशेषताएं हैं जो आपके अंदर की नैसर्गिक जो है, जो परमपिता परमेश्वर ने हाथ पकड़ के आपके माध्यम से समाज को, देश को, दुनिया को देना है, एक बार उस पर जरूर है, जिसको चक्रधारी बोलते हैं ना, एक कैरेक्टर लेकर आना चक्रधारी। भाई एक ही बात कहूँगा सबके लिए कि जीवन में कभी भी रुको मत, अपना काम करते रहो। और जीवन बहुत बड़ा है। लोग सोचते हो कि भाई हम एकदम से बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, एक एक दिन बहुत लंबा है, एक एक समय बहुत बहुत लंबा है। बस अपने काम पे ध्यान दो, आपका वर्क है और आपकी लाइफ है। बस सक्सेस तो लाइफ में आप करते रहो तो सक्सेस तो अपना आप ही आ जाती है, बस और कुछ नहीं। दोस्तों, इंटरव्यू का समय लगभग समाप्त की ओर है और सामने वाले को मैं देखिए, मैंने एज ए स्किल्ड पर्सन, जब मैं सामने वाले से जब फर्स्ट टाइम रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि बहुत स्किल्ड पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी है। मैं जब बीच में इंटरव्यू के दौरान बैठा तो मुझे लगा कि एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी है, और जब मैं यहाँ से उठ के जाने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे लगता है विष्णु भगवान साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ के भविष्य में ये सामने वाली शख्सियत आपको विष्णु के किस रूप में आपके सामने आपको उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कराएगी, मैं नहीं जानता। शुभकामनाएं मेरे आपके साथ है। नमस्कार। नमस्कार।